गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अर्थ और स्वरूप को जानने का प्रयास किया था। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में विभेद को, अंतर को समझने की कोशिश की थी। और आज का हमारा टॉपिक है जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी आलोचना और उनका महत्व, इम्पोर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। जिस समय भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा में और उसके बाहर भी राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन संबंधी जो भी उपबंध है उसकी बहुत आलोचना हो रही थी। और संविधान के स्वीकृत हो जाने के बाद भी अनेक विद्वानों ने इसकी जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी कई आधारों पर आलोचना की है। और जो आलोचना है उसके प्रमुख आधार जो हैं वो निम्न रहे हैं। सबसे पहले जो आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि वैधानिक शक्ति का अभाव है। यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी आलोचना का सबसे इम्पोर्टेंट जो बेस है वो यही है कि इन तत्वों के पीछे कुछ लीगल पावर नहीं है, इनके पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं है, वैल्यू नहीं है। संविधान जो है उसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक और तो शासन के लिए मूलभूत माना है, लेकिन दूसरी तरफ ये इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। अर्थात न्यायालय जो है इन सिद्धांतों को क्रियान्वित नहीं करा सकते। इसलिए जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये मात्र शुभ इच्छाएँ हैं, नैतिक आदेश है, मॉरल जो है प्रिसेप्ट्स हैं और ये राजनीतिक घोषणाओं के समान है जिनका कोई भी संवैधानिक महत्व नहीं है। संविधान सभा के जो कुछ सदस्य थे जैसे जो हैं वो और के.टी. शाह, प्रोफेसर हियर आदि लेखकों ने सिर्फ मात्र उद्देश्य इच्छाओं का घोषणा पत्र कहा है। दूसरी जो इसकी आलोचना की जाती है नीति निर्देशक तत्वों की वो ये है कि नीति निर्देशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र हैं। जो इसके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी काल्पनिक आदर्शों का चित्रण किया गया है जिनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत दूर की बात है, इतना ईजी नहीं है। तीसरी जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि एक संप्रभुता संपन्न राज्य में एक संप्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांतों को ग्रहण करना अप्राकृतिक ही प्रतीत होता है। एक उच्च सत्ता जो है वो अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक संप्रभुता संपन्न राज्य को आदेश दिया जाए ये बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं लगता, अस्वाभाविक लगता है। और जो कानून के जो जानकार हैं उनकी दृष्टि में एक संप्रभुता संपन्न राज्य को इस प्रकार के आदेशों की औचित्य नहीं है। यानी इसकी आलोचना की जाती है कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को, स्टेट को जो कि सॉवरेन है उसको आदेश दिया जाता है जो कि बिल्कुल ही वैधानिक नहीं है। लास्ट जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। संवैधानिक विधिवेत्ता जो हैं उनकी ये मान्यता है या उन्होंने ये आशंका व्यक्त की कि ये तत्व जो हैं वो संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध का कारण बन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में श्री संथानम ने ये कहा कि इन निर्देशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यदि शासक निर्देशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका से कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल इस आधार पर विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि वह शासन के मूलभूत सिद्धांत निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देगी, मतभेदों को जन्म देगी और इससे जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत आघात पहुंच सकता है। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी नीति निर्देशक तत्वों का अपना महत्व है, इससे हम इस बात को हम नकार नहीं सकते। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की गई है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्व नहीं है, इनका व्यर्थ है। वास्तव में संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से निर्देशक तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। इन तत्वों के महत्व का अध्ययन जो है हम निम्न पॉइंट्स के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जो निर्देशक तत्व हैं इनके पीछे जनमत शक्ति है। यद्यपि जो निर्देशक तत्व हैं इनको न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे पब्लिक ओपिनियन की सत्ता होती है जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इसकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। शासन द्वारा
किया गया इन तत्वों का उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म देगा और व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दल के प्रहारों को सहना पड़ेगा और व्यवस्थापिका के बाहर इस निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना ही होगा। तो प्रोफेसर पाइली जो है वो ये कहते हैं कि ये जो निदेशक तत्व हैं ये राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं जिनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है। वैसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने पर ही जोखिम कर सकते हैं। यानी निदेशक तत्व जो है इनकी इम्पोर्टेंस इस बात में है कि इनके पीछे पब्लिक ओपिनियन है, जनता का साथ है, भले से इनके पीछे न्यायालय जो है वो न्यायालय जो है इनको लागू नहीं कर सकता। दूसरा जो महत्व का पॉइंट हम देखेंगे वो है नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये केवल नैतिक धारणाएं ही इनको मान लिया जाए तो इनका बहुत महत्व है। अगर इनको मॉरल वैल्यूज़ के रूप में, इनको आइडियल्स के रूप में भी अगर हम उनको माने तो इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, फ्रांस में मानवीय व नागरिक अधिकारों की घोषणा, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में कोई भी वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी इनका इन देशों के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसी तरह जो नैतिक आदर्श हैं, हालांकि इनके पीछे न्यायालयों की शक्ति नहीं है, वरन इनके पीछे जो है ये वो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो आदर्श हैं जिनसे किसी भी देश का इतिहास और उनका वर्तमान जो है वो प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट जो महत्व है वो है ये शासन के मूल्यांकन का आधार है। नीति निर्देशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की जो सफलता असफलता को जांच करने का मापदंड मिलता है। शासक दल के द्वारा अपने मतदाताओं को निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं बतानी होगी और शासन शक्ति को अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दल को इन तत्वों की क्रियान्विति के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह को दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार ये जो निदेशक तत्व हैं ये जनता को एक पैरामीटर देते हैं शासन को मापने के लिए कि शासन जो है वो सफल हुआ है या असफल शासन है। नेक्स्ट जो है वो है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे सामाजिक और आर्थिक क्रांति के साधन हैं। 1947 में हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन जैसे ही राजनीतिक स्वतंत्रता देश की सामान्य जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक साधन ही है, उसी तरह से सामाजिक और आर्थिक क्रांति का मार्ग जो है वो निदेशक तत्व हैं। इन निदेशक तत्वों से हम एक नवीन युग में प्रवेश करेंगे सोशल और इकोनॉमिक क्षेत्र में। संविधान की व्याख्या करने में नीति निर्देशक तत्व सहायक हैं। देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं जो हैं वो उनके द्वारा निर्देशित होगी। न्यायपालिका शासन का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण ये आशा की जाती है कि न्यायालय संविधान की व्याख्या का कार्य निदेशक तत्वों में उचित महत्व देंगे। नेक्स्ट जो महत्व इम्पोर्टेंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वो है कि कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के फेवर में एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों और कुछ संविधानवेत्ताओं को ये भय प्रकट था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इस आधार पर किसी भी विधेयक की असहमति देने से इनकार कर सकते हैं कि वे निदेशक तत्वों के प्रतिकूल है। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो ऐसी घटनाएं बहुत ही कम है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और जो लोकप्रिय विधानमंडल है उसको विधि को जो अस्वीकृत करने का साहस नहीं होता है। निदेशक तत्व इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इनमें गांधीवादी आदर्शों को स्थान दिया गया है और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वैधानिक शक्ति प्राप्त न होते हुए भी निदेशक तत्वों की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी यूटिलिटी है, अपना महत्व है, अपनी उपयोगिता है। अब हम नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसके क्रियान्वयन की समस्या कि पुलिस को राज्य को कल्याणकारी राज्य और संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में परिवर्तित करने की समस्या जो है वो हमारे सामने है। नीति निर्देशक तत्वों में अनेक बात की गई है और जो लक्ष्य है वो है आर्थिक और सामाजिक न्याय। तो
जो संविधान है उन्होंने इसको लागू करने के बाद बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिनसे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो उनको लागू किया जा सके। जैसे कि 1951 में जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन 1959 में स्टार्ट किया गया। जो कमज़ोर वर्ग है समाज का उसका जो आरक्षण है वो 2020 तक बढ़ा दिया गया। सामाजिक सुरक्षा जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 आदि जो है वो मेन है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया गया, संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था में जो है वो परिवर्तन किया गया। तो राज्य के द्वारा जो है बहुत से ऐसे कार्य किए गए जिसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों के एंड में हम ये कह सकते हैं कि क्रियान्विति की दिशा में अब तक जो कुछ किया गया है उसकी तुलना में अभी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। फिर भी भारतीय लोकतंत्र में के हित में ये कार्य और विशेषतः जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है उसके लक्ष्य की प्राप्ति करने का जो कार्य है वो जल्दी से जल्दी शीघ्र किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।